आज है 21 सितंबर और हम शुरू करते हैं आज से करंट अफेयर्स। पहला है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी के अंडर में आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, इसका उद्देश्य था जो नेशनल सोलर मिशन है उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, ये एक CPSU है। CPSU मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, और ये ये इकलौती ऐसी CPSU है जो सोलर एनर्जी को डेडिकेटेड है, मतलब सोलर एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट को ये इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, लेकिन अभी जैसे ज़्यादा एफर्ट लगाए जा रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, तो इसका मैंडेट जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है। मैंडेट मतलब इसकी जो कार्य क्षमता है, ठीक है, ये बाकी जो रिन्यूएबल सोर्सेज की प्रोजेक्ट हैं उसको भी देखती है, उसको भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। ठीक है, और ये एक रजिस्टर्ड कंपनी है। ठीक है, उसके बाद है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, जिसको ED नाम से हम जानते हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में आती है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। ठीक है, इस ये एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में काम करती है, जिसका काम जो इकोनॉमिक लॉज हैं उनको इन्फोर्स करना है, मतलब उनको बनाए रखना। ठीक है, और ये जो क्राइम, इकोनॉमिक क्राइम से रिलेटेड केसेस हैं या किसी में भी जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, चाहे वो करप्शन हो चाहे वो नॉर्मल केसेस हो जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। ठीक है, इवन ड्रग केसेस में अगर पैसा इन्वॉल्व है तो ED उसमें स्टेप इन हो जाती है। करप्शन से लेकर टेररिज्म तक कहीं भी अगर पैसा इन्वॉल्व है तो उसमें ये अपने आप स्टेप इन हो जाते हैं। ये सुओ मोटो ले सकते हैं गवर्नमेंट की परमिशन के बिना भी। ठीक है, ये अपना काम करते हैं। इनको पावर जो मिलती है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग से मिलती है। वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में बना था। ठीक है, उसमें कई सारे तरह के जो जुर्म होते हैं वो उनका जिक्र है। ठीक है, पहले कम थे, 6 ऑफेंसेस थे, बाद में वो बढ़ के 30 ग्रुप ऑफ ऑफेंसेस हो गए हैं, जिसमें 147 प्रोविजंस हैं। ठीक है, तो करप्शन से लेकर टेररिज्म तक ये सारे केसेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, मतलब किसी भी केस को ये जांच कर सकते हैं जिसमें भी पैसा इन्वॉल्व है। ठीक है, फिर है द कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन स्टेट्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सेलेक्ट कहते हैं। ये एक रीजनल ब्लॉक है लैटिन अमेरिकन और कैरेबियन स्टेट्स का। कैरेबियन स्टेट्स वो देश हैं जो कैरेबियन सी के आसपास आती हैं। ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको से लेके कैरेबियन सी तक उसमें कई सारे छोटे छोटे स्टेट्स हैं, देश हैं, वो इसके पार्ट हैं। और लैटिन अमेरिका मतलब मैक्सिको से लेके, मतलब नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको जो है, मैक्सिको से लेके नीचे ये आपका चिली और अर्जेंटीना तक जितने भी कैरेबियन स्टेट्स हैं वो लैटिन अमेरिकन देश हैं। ठीक है, वो सारे इसके पार्ट हैं। इसमें करीब 32 सोवरेन कंट्रीज़ हैं जो कि लैटिन अमेरिकन और कैरेबियन को मिला के हैं। और ये जो संस्था बनी थी ये 2011 में बनी थी कराकास में। कराकास वेनेजुएला की राजधानी है। ठीक है, वहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ कराकास हुआ था। ये एक समिट हुई थी। उसके पहले रायो ग्रुप इसका प्रेडिसेसर है सेलैक का। ठीक है, रायो ग्रुप की मीटिंग हुई थी 2010 में, कैरिबियन कम्युनिटी यूनिटी समिट। ठीक है, उसके बाद ही ये फॉर्म हुआ था। ये बेसिकली वहाँ इनके इंटीग्रेशन के लिए काम करता है। और इसमें जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, मतलब US और कनाडा, इनको नहीं इंक्लूड किया गया क्योंकि जो इसके पहले संस्था बनी थी वो US के टर्न पे बनी थी। ठीक है, सोवियत को काउंटर करने के लिए। तो उसके अलग इन लोगों ने अपनी संस्था बनाई, ये प्लेटफॉर्म बनाया कि इनका कॉपरेशन बढ़ सके, इंटीग्रेशन बढ़ सके। ठीक है, फिर है द एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, जो कि 1977 में बना था। ठीक है, ये यूएनएस्केप के अंडर बना था। यूएनएस्केप मतलब यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, और इसमें इसको सपोर्ट किया था यूनेस्को ने। ठीक है, इसका उद्देश्य था जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको डेवलपमेंट करना इन सब देशों के बीच में। इसमें 26 देश हैं, 43 ऑर्गेनाइजेशन है और 52 एफिलिएट मेंबर हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य वही जैसे बताया कि इन सारे देशों में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का डेवलपमेंट है और इनका मतलब ज़्यादा इंटीग्रेशन करना। ठीक है, अभी इंडिया को इसकी प्रेसिडेंसी है, मतलब इंडिया इसका प्रेसिडेंट है और 1 साल के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। उसके बाद है यूएनएस्केप, ये अभी पीछे हमने देखा था, उसमें उसी का ही पार्ट है ये। ठीक है, ये 1947 बना था। इसके 53 मेंबर हैं, 9 एसोसिएट मेंबर हैं, और इसमें फ्रांस, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स भी आते हैं। एशिया पैसिफिक की कंट्रीज़ भी आती हैं। ठीक है, और ये सारी कंट्रीज़ भी आती हैं। ठीक है, उसके बाद है ई सिम। अभी एक न्यूज़ में था ई सिम। ई सिम क्या है? ई सिम आपका जैसे फिजिकल सिम होता है जो हम अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं, वो भी वैसा ही होता है, बस वो जो हमारे डिवाइस है उसमें इम्बेडेड होता है, मतलब उसमें पहले से फिक्स होगा। जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं वो आपको नंबर असाइन करेंगी और उसको आप किसी भी दूसरे टेलीकॉम पे पोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस इसमें फ़ायदा ये कि वो उसमें एम्बेडेड होगा।
जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो नहीं चेंज होगी, मतलब सिर्फ वो उसमें ऑलरेडी परमानेंट होगा। इसमें फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदा ये है कि जब हमें पोर्ट करना होगा दूसरे टेलीकॉम पर, एक टेलीकॉम कंपनी से दूसरे टेलीकॉम पर हम पोर्ट कर रहे हैं, तो हमें नए सिम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नया फिजिकल सिम नहीं लेना पड़ेगा, वो अपने आप हो जाएगा। ठीक है। सिक्योरिटी में फ़ायदा ये है कि जैसे हमारा फ़ोन टूट जाता है या खो जाता है, तो हमारे सिम का गलत इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है। मान लीजिए हमारा फ़ोन खो गया, किसी ने चोरी कर लिया। ठीक है। तो वो क्या करेगा कि अपना हमारा सिम निकाला और किसी दूसरे फ़ोन में लगा के यूज़ कर लिया उसने। आपका बैंक डिटेल वगैरह होता है, कई बार ओटीपी हम जनरेट करते हैं फ़ोन से ही आता है। ठीक है। फ़ोन पे ही आपके नंबर पे ही आएगा। तो या तो आप अपना नंबर जब तक बंद कराएंगे अगर मिसयूज़ नहीं हुआ है, या फिर वो मिसयूज़ कर लेगा अलग पर्पज़ से, अलग पर्पज़ के लिए। ठीक है। किसी को कॉल कर दिया, कुछ कर लिया। तो ये सिक्योरिटी वाला इसमें है। ठीक है। दो चीज़। लेकिन इसमें नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि अगर डिवाइस आपकी ख़राब हो गई, डैमेज हो गई, टूट गई, ठीक है, तो वो ई सिम नहीं चलेगा, कि आप उसको निकाल के किसी दूसरे डिवाइस में नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। और इसकी सपोर्ट लिमिटेड है। जो हाई एंड फ़ोन है वही अभी ये सर्विस दे पा रहे हैं। ठीक है। इसलिए कॉस्टली भी है, और सारे टेलीकॉम इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी, मतलब कुछ ही टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, कम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं जो इसको सपोर्ट कर रही हैं। फिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ नए प्रावधान लाने की बात की है, जिससे जो कैश डोनेशन होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उसको लिमिट किया जा सकेगा। ठीक है। इसके लिए उन्होंने कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट किए हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में। ठीक है। ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाई जा सके। अभी जो प्रावधान है उसमें क्या है कि 20,000 रुपये डोनेशन जो मिलता है कैश में, ठीक है, उसके लिए उन्हें आइडेंटिटी नहीं रिवील करनी पड़ती कि किसने दिया है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, वो कई सारे 20,000 के डोनेशन दिलवाती हैं अपने मेंबर से या किसी से भी। ठीक है। रैंडमली। तो उसमें क्या होगा, उसमें उनको आइडेंटिटी नहीं बतानी पड़ेगी कि किसने दिया। ठीक है। अब इसमें क्या फ़ायदा है, इसमें फ़ायदा ये है कि वो कई हज़ार करोड़ उनको मिल जाते हैं, कई सौ करोड़ मिल जाते हैं, ये 20-20 हज़ार के डोनेशन में ही दिखा के। ठीक है। उनको आइडेंटिटी नहीं बतानी पड़ती, कैश में मिलता है। ठीक है। और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि इसको जो है 20,000 से घटा के 2,000 करेंगे। ठीक है। क्योंकि कोई भी कैश अगर 2,000 रुपये देता है, 2,000 तक, तो उसको आइडेंटिटी नहीं रिवील करनी पड़ेगी। 2,000 के ऊपर होगा तो बताने पड़ेगा भाई किसने दिया। ठीक है। और जो कैश डोनेशन होगा उसकी लिमिट होगी, या तो जो पार्टी का टोटल फंड है उसका 20% या फिर 20 करोड़ मैक्सिमम। ठीक है। इससे ज़्यादा का कैश डोनेशन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले पाएगी। ठीक है। क्योंकि कैश डोनेशन में कई चीज़ें हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रह जाती, उसमें पता नहीं चलेगा किसने दिया है। ठीक है। और उसके बाद ये भी कहा है कि जो कैंडिडेट होते हैं उनको अपना सेपरेट बैंक अकाउंट इलेक्शन पर्पज़ के लिए खोलना पड़ेगा। ठीक है। ताकि जो इतने भी उनके खर्चे होते हैं, रिसिप्ट होती है, वो सब पता चल सके। और अभी भी प्रावधान है, पर वो अभी इंस्ट्रक्शन है। ठीक है। उसको ये इलेक्शन कमीशन जो है वो चाहती है कि वो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स का हिस्सा बने, ताकि पारदर्शिता आ सके कि कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ पैसा जा रहा है। ठीक है। फिर है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, PCAF। ठीक है। ये RBI की तरफ से लगाया जाता है किसी भी बैंक पे जब वो उनकी जो रेगुलेटरी थ्रेशोल्ड है उसको ब्रीच करती है। ठीक है। जैसे CRAR या NPA या रिटर्न ऑफ एसेट। ठीक है। जब ऐसा कुछ होता है तो जो RBI है वो ये PCA इम्पोज करती है उस बैंक पर। इसमें एग्जांपल है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे था, अभी वो हटाया गया। ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 2017 से था, उनके NPA बढ़ गए थे, उनके जो नेट NPA थे बहुत हाई थे, और उनका जो रिटर्न ऑफ एसेट था बहुत नेगेटिव था। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने उन पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगाया था। फिर है इंडिया इजिप्ट बायलैटरल रिलेशन। इजिप्ट वही मिस्र। ठीक है। हिंदी में मिस्र कहते हैं। और इसमें सबसे पहला एंशियंट रिलेशंस है, जैसे अशोका के एडिक्ट हैं, अशोका के जो लेख थे उसमें टॉलमी का जिक्र है, टॉलमी से उनकी दोस्ती थी, और टॉलमी उस समय इजिप्ट के राजा थे। ठीक है। और उसके बाद मॉडर्न टाइम में देखा जाए तो फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई इंडिया और इजिप्ट के बीच में 1955 में। उसके बाद हम जो है इंडिया और इजिप्ट दोनों ही नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में थे। ठीक है। और जो अभी 2022 है, ये 75वां एनिवर्सरी है डिप्लोमेटिक रिलेशन का इंडिया और इजिप्ट का। ठीक है। इकोनॉमिक रिलेशन देखा जाए तो हमारे बायलैटरल रिलेशन अच्छे रहे, और ये 1978 में स्टैब्लिश हुए थे मोस्ट फेवर्ड नेशन के साथ। ठीक है। और जो हमारा बायलैटरल ट्रेड था वो $7.26 बिलियन का था 2021-22 में। उसके बाद है इंडिया का जो एक्सपोर्ट था इजिप्ट को उसी टाइम में, वो $3.74 बिलियन का था, और इंपोर्ट जो था वो $3.52 बिलियन का था। ठीक है। इंडिया जो है इजिप्ट के लिए तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, और छठवां उनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और हमारे यहाँ उनके लिए सातवां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है हम उनके। ठीक है। मतलब हमारे यहाँ से
एक्सपोर्ट जो आता है, या उनके कह सकते हैं इम्पोर्टर, जो वो जहाँ से वो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, 7वें नंबर पर सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं इंडिया से। ठीक है, अभी वीट एक्सपोर्ट करने की बात हुई थी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले कुछ मेजर्स लगा रखे थे, फाइटोसैनिटरी मेजर्स, तो इंडिया से वो इंपोर्ट नहीं कराते थे वीट। नॉर्मली वीट उनके यहाँ यूक्रेन और रशिया से आता था। ठीक है, अभी वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह बंद थे, तो उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट की थी। ठीक है, उसके बाद हमारी जो कंपनीज है, इंडियन कंपनीज वहाँ पे इजिप्ट में, वो करीब $3.15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं, और इजिप्शियन कंपनीज है वो करीब $37 मिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर चुकी हैं। डिफेंस रिलेशन देखा जाए तो मल्टीनेशनल ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई थी, उसमें इजिप्ट ने भी पार्टिसिपेट किया था। इसमें ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज थी। उसके बाद डेजर्ट वॉरियर एक्सरसाइज जो एयरफोर्स की होती है, इंडिया की और इजिप्ट की एयरफोर्स ने किया था। साइक्लोन 1 एक एक्सरसाइज होनी थी स्पेशल फोर्सेस की, जो कि पोस्टपोन्ड हो गई, ये शायद बाद में हो। ठीक है, तो ये था आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।